नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी-ट्रिपल-एस-सी-पैट 2023 के लिए 21वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारी तरफ से यूपी-ट्रिपल-एस-सी-पैट 2023 के लिए लगातार क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई हर्ष संवत की, तो हर्षवर्धन ने जो हर्ष संवत की स्थापना की थी, इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। क्यों की थी भाई? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। और दोस्तों, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 606 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। सीयू की नामक यात्रा विवरण का संबंध किससे है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सीयू की विवरण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है आपके संबंधित ह्वेनसांग से। किससे है भाई? ह्वेनसांग से। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अगर बात की जाए इतिहास के पिता की, तो ये कहा जाता है हेरोडोट्स को। किसको कहा जाता है? हेरोडोट्स को। और दोस्तों, भूगोल के जनक हमने कौन पढ़े थे? तो वो तो इरेटोस्थेनीज। तो ये हमने पिछली 2-3 क्लास पहले पढ़ा था। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई जो लिंगराज मंदिर है, ये है आपका भुवनेश्वर में। कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर में। और दोस्तों, अगर बात की जाए तो ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो ये है भगवान शिव को समर्पित। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा इक्तदारी प्रथा चलवाई गई थी? तो दोस्तों, अगर बात की जाए इक्तदारी प्रथा की, तो ये चलवाई थी इल्तुतमिश ने। किसने चलवाई थी? इल्तुतमिश ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? तो इसने कुल 17 बार आक्रमण किया था। और सन 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इसकी सन याद करना, कब किया था? तो ये कहता है 1025 ईस्वी में। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक भी महमूद गजनवी था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन सा प्रथम शासक था, तो वो था महमूद गजनवी। और अलवरूनी जो था वो महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल था। तो बताइए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। कौन था भाई? लॉर्ड डफरिन। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया दोस्तों। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बताइए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी में। अच्छा, ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। और कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। और इसमें कुल मिलाकर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे भाई? द्वारकानाथ टैगोर। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों, अगर बात की भाई काकोरी कांड की, तो इसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे भाई? राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए, जानते हैं भाई काकोरी कांड के बारे में। तो देखिए, ये जो था, ये भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HRA भी कहा जाता है, तो इसका पहला कार्य था। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए HRA का पहला कार्य क्या था, या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया पहला कार्य क्या था, तो वो था काकोरी कांड। ठीक है, और इसके कुछ सदस्यों ने काकोरी स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन को लूटा, जिसके कारण 4 सदस्यों को मौत की सज़ा सुनाई गई, जो कि निम्न है। आप जानते भाई वो कौन कौन सदस्य हैं? तो वो हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी। ठीक है, कौन कौन से भाई? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी। ये सब देखो याद कर लो, RRR। ठीक है, RRR। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी। और एक है आपके अशफाक उल्ला खां। ठीक है, कौन है? अशफाक उल्ला खां। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार पूछा है कि बताइए राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी गोरखपुर में। और इस घटना में चंद्रशेखर आज़ाद बचकर निकल गए थे। तो यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद भी इस घटना में शामिल थे, लेकिन वो बचकर निकल गए थे। तो ये कहाँ पर घटित हुई थी? तो ये थी काकोरी में। ठीक है, और इसकी डेट याद रख लेना। इसकी डेट है आपकी, ये मैं शायद बताना भूल गया, इसकी डेट है 9 अगस्त 1900
1925, ठीक है। काकोरी ट्रेन कांड की डेट क्या है, तो इसकी डेट है 9 अगस्त 1925, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो भाई सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कहाँ पर दिया था? तो यह दिया था सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई भारतीय हरिजन संघ की, तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन थे इसके संस्थापक? संस्थापक थे महात्मा गांधी। चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी किसने की थी? तो भाई ये की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना तो ये भी की थी महात्मा गांधी ने। और भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो भी थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों अगर बात की जाए झंडा गीत की, तो ये लिखा गया श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बताइए वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई जो वंदे मातरम है ये लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आनंद मठ से। कहाँ से भाई? आनंद मठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो देखिए अगर आपसे पूछा है कि बताइए भाई वह अनुसूची कौन सी है जिसमें 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो वो है आपकी 8वीं अनुसूची। कौन सी है भाई? 8वीं अनुसूची। चलिए जानते हैं भाई 8वीं अनुसूची क्या है। तो देखिए हुआ क्या था कि जब हमारा संविधान जब बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, या मूल संविधान कह लो, ठीक है, मूल संविधान जो हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसके जो कुछ अनुच्छेद हो गए थे वो हुए थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो पूरी तरह से हमारा जो देश का संविधान लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। लेकिन हुआ क्या कि जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ तो इसमें एक सिंधी भाषा को शामिल कर दिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले हमारे संविधान में 14 भाषा थी, मूल रूप से संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा। लेकिन जब 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में होता है तब सिंधी भाषा को शामिल कर दिया जाता और इससे भाषाओं की संख्या होती है 15। कितनी हो जाती? 15। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन, और ये कब होता? तो ये होता है 1992 में, जिसके तहत 3 भाषाओं को और जोड़ा जाता है। तो पहले कितनी हो गई थी? 15, ठीक है। सबसे पहले 14 थी, फिर हो गई एक जब जुड़ी 1967 में तो हो गई 15, और वो जुड़ी थी सिंधी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जुड़ी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। चलो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसकी ट्रिक है नमक, ठीक है। इसकी ट्रिक है नमक। नेपाली, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो अभी ये तीनों भाषाएं जब जुड़ गई तो भाषाएं कितनी बन गई? तो पूरी हो गई आपकी 18। कितनी हो गई? 18। फिर इसके बाद हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब हुआ? 2003 में। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन सी? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। और फिर भाषाएं कितनी हो गई? 22। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इस समय जो हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं? तो कुल मिलाकर 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अच्छा ये वाली कैसे याद करोगे? मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ठीक है। तो इसके हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप जैसे आपने सुना होगा ना, डॉक्टरी में कोर्स होता है MBBS। कौन सा होता है? MBBS। तो आप इसको MBBS ना पढ़ के आप इसको पढ़ेंगे MBDS, ठीक है। MBBS मत पढ़ना, MBDS। तो M से मैथिली, B से बोडो, ठीक है, D से डोगरी और S से संथाली। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। MBDS क्या होगा? MBDS। तो इसके तहत कितनी भाषाएं जुड़ेगी? 4 भाषाएं जुड़ेगी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक है। चलो एक बार फिर से इसको बताते हैं, ठीक। एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो मूल संविधान में थी कितनी भाषाएं? 8 भाषाएं, ठीक है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो ये थी आपकी 14 भाषा, ठीक है। जो मूल संविधान था इसमें हमारी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। लेकिन हुआ क्या, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, सबको याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन? 21वां। कब हुआ था? 1967 में। किस भाषा को शामिल किया गया? सिंधी। भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 15, ठीक। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन। देखो 21,
2171, ठीक, बहुत आसान है। पहले 21वां संविधान संशोधन इस जो हुआ 1967 में, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1992 में। फिर नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो ये हो गई भाषाएं कितनी, 18। इसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ। पहले हुआ 21वां, फिर 71वां, फिर 92वां, और 92वां कब हुआ, तो ये हुआ 2003 में। फिर किसे जोड़ा गया, तो MBDS को जोड़ा गया। M से मैथिली, B से बोडो, D से डोगरी और S से संथाली। तो कुल मिलाकर फिर कितनी भाषाएं हो गई, तो ये हो गई 22 भाषा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके यहाँ पर तो काम आएगा ही, संविधान पॉलिटी में तो काम आएगा ही, इसके साथ ही ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा तो भी आप देखना, ये वाला क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो भाई देखो, जो संपत्ति का जो मूल अधिकार था, इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया था, इसे किया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, जब इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जब इसे हटाया गया था, ठीक है, जब इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो इसे किस में फिर जोड़ा गया था, तो फिर इसे जोड़ा गया अनुच्छेद 300 का में, और क्या बना दिए, तो इसे बना दिए विधिक अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको अनुच्छेद याद रखना है कि अनुच्छेद 300 का में इसको फिर जोड़ दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया, तो इसे बना दिए विधिक अधिकार, ठीक है। क्या बना दिया, विधिक अधिकार। चलिए, अच्छा एक बात और यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो भाई ये हुआ था 1978 में, ठीक है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सन जरूर याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और उस समय भारत के PM कौन थे, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो भाई वो थे मोरारजी देसाई। याद रखो, कौन थे भाई, मोरारजी देसाई, याद रखना, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसके तहत संपत्ति के अधिकारों मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया, या 300 का में विधिक अधिकार बना दिया गया। चलिए, और PM कौन थे, तो PM थे भाई मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। तो देखो, भारत के जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे, तो भाई वो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों, जो तिलैया बांध है, ये है आपका बराकर नदी पर। कहाँ पर है, तो ये है बराकर नदी पर। अच्छा, ये किस जगह पर है, तो ये हमारे झारखंड राज्य में है। किस जगह पे भाई, झारखंड राज्य में। चलो अच्छा, अब हम कुछ रिवीजन करेंगे। बताइए, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, तो भाई मेरे श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, और कहाँ पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ऐसी उकाई बांध तापी नदी पर है, और ये है गुजरात में, ठीक। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, और ये है उत्तर प्रदेश में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, और ये उत्तराखंड में। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, और ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, और ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। ये हम बार बार इनका रिवीजन कर रहे हैं, जिससे ये हमें और कति कंठस्थ हो जाए, ठीक है। अच्छा, हीराकुंड बांध भाई महानदी पर है, और ये है उड़ीसा राज्य में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। फरक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल। फरक्का बांध हुगली नदी पश्चिम बंगाल। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी कर्नाटक। अलमाटी बांध कृष्णा नदी और कर्नाटक में, ठीक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में। चलिए बताइए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए दोस्तों, फिर से हम रिवीजन करेंगे सारे मरुस्थल का। बताइए, मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये है अमेरिका में, ठीक है। मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये है अमेरिका में। दस्ते काबिर कहाँ पर है, तो ये ईरान में, ठीक है। दस्ते काबिर मरुस्थल ईरान में है। सहारा है उत्तरी अफ्रीका में। टकला मकान चीन में है। और थार मरुस्थल है भारत और पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। भाई गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये चीन में है और मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये चीन में और मंगोलिया में। अच्छा, अरेबियन मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये अरब प्रायद्वीप में। ऐसी ग्रेट बेसिन मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में। और जो काला हरी मरुस्थल है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और बोत्सवाना में, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि भाई काला हरी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और बोत्सवाना में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ रिवीजन वाले पॉइंट हैं, इनका रिवीजन करेंगे। बताइए, ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज हम इनका रिवीजन करेंगे। बताइए, DNA की खोज किसने की थी। तो भाई DNA की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। DNA की खोज किसने की थी, तो ये की थी वाटसन और क्रिक ने। अच्छा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो वो की थी एडवर्ड जेनर है, ठीक है। चेचक का टीका की खोज किसने की थी, तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। ऐसे TB बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट कोच ने, ठीक। TB बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो वो की थी जॉन ई साल्क ने, ठीक है। जो पोलियो वैक्सीन है, इसकी खोज की थी जॉन ई साल्क ने। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये की थी बेंटिंग ने।
ऐसी विटामिन की खोज फंक ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। डायबिटीज की वेटिंग ने की थी। और आरएनए की खोज वाटसन और आर्थ आर्ग ने। ठीक है, आरएनए की खोज किसने की थी? तो ये की थी वाटसन और आर्थ आर्ग ने। और डीएनए की खोज किसने की थी? तो वो की थी वाटसन और क्रिक ने। और आरएनए की खोज वाटसन और आर्थ आर्ग ने। अच्छा, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो वो की थी ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। चलो एक बार और रिवीजन कर देते हैं, एक बार में देखेंगे। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क। ठीक है, पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क। चलिए, इंसुलिन की खोज बेंटिंग। विटामिन की खोज फंक। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे। डायबिटीज की खोज बेटिंग। आरएनए की खोज वाटसन और आर्थ आर्ग। और बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मत दो नामक नारा किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों बात कीजिए अगर भाई कर मत दो नारा, तो ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? तो ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई दिलीप ट्रॉफी की, तो ये है आपके क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित। चलिए दोस्तों, ये कुछ ट्रॉफी हैं जिनका हम रिवीजन करेंगे। बताइए, नारंग ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। ठीक है, ये तो हाल की ये तो हम आपको करा ही रहे हैं, ये तो हमने पहले नहीं पढ़ा थी नारंग ट्रॉफी। तो इसको याद रखो कि नारंग ट्रॉफी है बैडमिंटन से। ठीक है, नारंग ट्रॉफी है बैडमिंटन से। ऐसे इंदिरा प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल से। ठीक है, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल से। गावस्कर, ये तो जानती है सुनील गावस्कर, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। ठीक है, यानी कि अगर पूछा है कि बताइए गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए, बेटन कप किससे संबंधित है? तो ये है हॉकी से। और थॉमस कप बैडमिंटन से। ठीक है, बेटन कप हॉकी से, थॉमस कप बैडमिंटन से। एक बार फिर से रिवीजन करो, नारंग कप बैडमिंटन से, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल से, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी वॉलीबॉल से, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी क्रिकेट से, बेटन कप हॉकी और थॉमस कप बैडमिंटन। बेटन कप हॉकी और थॉमस कप बैडमिंटन। चलिए दोस्तों, बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इन्हें आगे फिर से पढ़ेंगे और तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक हमारा पेपर नहीं कंप्लीट होगा। कतई रट डालेंगे, ऐसा समझ लो, बिल्कुल रट लेंगे रट। किसी भी एग्जाम में दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मान के चलो। अगर मुख्य परीक्षा में जब तैयारी कराएंगे तो दोस्तों इनको बस दो बार बस देखना होगा, ये नहीं कि रटें, इसी बार सब कुछ तैयारी कर लेना है। ठीक, चलो ताई, नेहरू कप, ये तो हम कई बार पढ़ा चुके हैं भाई कि नेहरू जी ने बास्केट में रख के बॉल लेकर आए। ठीक है, तो नेहरू कप बास्केटबॉल। उबेर कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन। ठीक, अच्छा, आगा खां कप हॉकी, आगा खां कप हॉकी। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट है आपका रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट। रंगास्वामी हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी। खेतान ट्रॉफी शतरंज, खेतान ट्रॉफी शतरंज। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट। और डेविस टेनिस, डेविस टेनिस, ये तो बहुत सरल, डेविस टेनिस। चलिए अब बताइए भाई, देवदास किसकी पुस्तक है? तो भाई देखो, जो देवदास है ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। किसकी पुस्तक भाई? तो ये आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताइए, साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है? तो भाई जो साजन प्रकाश हैं ये है तैराकी से संबंधित। किससे हैं भाई? ये हैं आपके तैराकी से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है तो ये आपका मनाया था 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को। चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन। तो बताइए भाई, फरवरी का भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था 1 फरवरी को। कब मनाया था? 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था 10 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। विश्व युवानी दिवस 11 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादक दिवस 12 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। चलिए बताइए भाई, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। ऐसे विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। देखो वाह से विश्व, ठीक है, और 20
और 12 से 20 भी हो गया। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जिससे कभी पक्की याद हो जाए। फिर हम फरवरी वाले को बंद कर देंगे, फिर हम मार्च अप्रैल और मई वालों को पढ़ेंगे, और फिर एक दिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई सबका अच्छे से रिवीजन भी कर देंगे। चलिए बताइए, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी। ठीक है, याद हो जाएंगे। अगर अभी भी ना याद हो रहे हो तो भी कोई बात नहीं भाई, अभी बहुत दिन है, पूरे 50 दिन है। कब तक नहीं याद होंगे भाई, तुम खुद सोचो, थोड़ा सा संयम रखो। ये बताओ कब तक नहीं याद होंगे? जब मैंने ठान लिए कि मैं तुम्हें रटवा दूंगा, तुम्हें ना भी याद होता ना, तुम्हारा मन अगर ना याद करना चाहे तो भी तुम्हें ज़बरदस्ती याद होगा। मैं इतनी बार तुम्हें करा दूंगा, तुम खुद देख रहे होगे। ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें दिवस ला नहीं रहा हूँ। बार बार जनवरी कम से कम मैंने 10 बार पढ़ा दिया होगा, फरवरी कम से 10 बार पढ़ा दिया होगा है, कितनी बार पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों कतई चिंता मत करना, अगर ना अभी भी ना याद हुआ तो भी कतई तुम्हें रोने की, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रटवा दूंगा, ऐसा समझ लो। ये एक का एक दिवस तुम्हें इतना याद हो जाएगा ना कि जब तुम 10 साल बाद भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारे कान में भरा हुआ होगा, सब तुम्हें मेरी जब आवाज़ रट जाएगी, ये समझ लो, इतना तुम्हें याद हो जाएगा। चलिए, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। और विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। चाहिए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। चलिए आगे बढ़ो भाई। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। चलिए अब आ जाओ भाई मार्च वाले दिवस पर। बताओ, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। चलिए, विश्व किडनी दिवस 9 मार्च। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च। CISF स्थापना दिवस 10 मार्च। CISF स्थापना दिवस 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी 20 मार्च। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये हो जाएगा 20 मार्च को। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। ठीक। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और शहीद दिवस 23 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व क्षयरोग दिवस 24 मार्च। विश्व क्षयरोग दिवस 24 मार्च। और विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। ठीक, विश्व रंगमंच दिवस आपका 27 मार्च। अब आ जाओ भाई अप्रैल वाले दिवस पर। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ो। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। समानता दिवस 14 अप्रैल। समानता दिवस 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। ठीक, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। चलो बताओ, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अब जरा बता दो भाई, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता था? तो देखो, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व जल दिवस 22 मार्च। मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को
और इससे एक महीना पहले, ठीक एक महीना पहले, यानी कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अगर आपको याद हुआ होगा तो आपने तुरंत बता दिया होगा, अगर नहीं याद हुआ तो याद हो जाएगा। चलिए, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। और आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी आपका 30 अप्रैल को, ठीक है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये भी है आपका 30 अप्रैल को। दोस्तों ये कुछ फुल फॉर्म है जो हमें पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है, ठीक है। बताइए उजाला की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों याद रखना, उजाला की जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म आपकी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज़ फॉर ऑल, ठीक है। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज़ फॉर ऑल। ऐसी IRDA की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये आपकी IRDA की फुल फॉर्म। अच्छा, पेटा की फुल फॉर्म क्या है? तो भाई पेटा की फुल फॉर्म है प्यूपिल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, ठीक है। प्यूपिल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। और रेस की फुल फॉर्म है आपकी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है। क्या है भाई? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ये सारी आपकी फुल फॉर्म है। ऐसी हमारी भाई UNHRC की फुल फॉर्म, तो UNHRC की फुल फॉर्म भाई यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। तो दोस्तों ये जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगे मेरे दोस्त, है समझ लो 1 नंबर तुम्हारा कटाई है। ऐसा मैंने, क्योंकि करंट अफेयर में जब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए ये सारी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा होमवर्क में एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, बताइए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कुशीनगर में, पावापुरी में, श्रावस्ती में या उज्जैन में? तो जो भी बच्चा इसका आंसर देगा मैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगा। तो ज़रूर बताना दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी है। और हाँ, ध्रुव सिंह जी ने एक क्वेश्चन कहा था मुझसे कि सर जो UPSSC पैट का जो पेपर है वो हमें सेंड कर देना। तो देखिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज ही उसको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँ, ठीक। बस बात यह है कि टेलीग्राम चैनल पर पता नहीं क्यों PDF मैं सेंड तो कर रहा हूँ लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है। अब ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ, ठीक है। अगर आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो ठीक है, नहीं तो कल मैं इसको 100% दे दूँगा। और मैं अपने चैनल के जो, या तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जो नई वीडियो आएगी, या तो वहाँ दूँगा, और नहीं तो जो कम्युनिटी टैब वाला होता है वहाँ पर मैं दे दूँगा। तो आप टेंशन मतलब ध्रुव जी, मिल जाएगा, ठीक है। और देखो लगातार काफ़ी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो भाई सब लोग बताइए क्लास कैसी लग रही है। और जिससे भी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बताएं क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।